नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर आपको प्रतिदिन सभी विषय की वीडियो उपलब्ध कराई जाती है। जिस भी विषय की आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट्स कीजिए, उसी विषय की वीडियो आपको विषय विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वर्ग 2 और 3 एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। प्रतिदिन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा सभी विषयों की तैयारी करवाई जा रही है। हमारे चैनल पर हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुल्क अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या होता था? कृषि उपज का संग्रह, या फिर खानों का निरीक्षण, या फिर व्यापारिक वस्तुओं पर कर वसूलना, या फिर उपरोक्त सभी। तो आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा व्यापारिक वस्तुओं पर कर वसूलना। तो ये जो है मौर्य काल में शुल्क अध्यक्ष का मुख्य कार्य था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस समाचार पत्र को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से लाया गया था? तो आप सभी को बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है किस समाचार पत्र को बंद करने के लिए लाया गया था? हिंदुस्तान टाइम्स, अमृत बाजार पत्रिका, या फिर बंगाल गजट, या फिर केसरी। तो आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा अमृत बाजार पत्रिका को। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि इस अधिनियम को किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने जो है इस अधिनियम को लाया था। और कब लाया था? तो 1878 में उन्होंने जो है इस अधिनियम को लाया था। और बात करें इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जितने भी भारतीय समाचार पत्र हैं जो ब्रिटिश नीतियों की अवहेलना करता था उनको ये क्या करते थे? प्रतिबंधित करते थे। इसलिए जो है इस अधिनियम को लाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसे कोई पद मिलता था। और अगला कथन है, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें कथन ए की, इसका प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसे कोई पद मिलता था, तो ये जो है राइट हो जाएगा। मनसबदार किसके लिए प्रयोग किया जाता था? ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिसे कोई पद मिलता था। और वहीं बात करें कथन बी, यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये भी जो है राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही है। तो यहाँ ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अक्षांश पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस अक्षांश पर दोपहर का सूर्य जो है वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मकर रेखा और कर्क रेखा के मध्य। देखिए यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि मकर रेखा और कर्क रेखा का मान क्या होता है। तो यदि आपको पूछे कर्क रेखा का मान क्या होता है तो आपको बताना है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। और वहीं अगर पूछे मकर रेखा का मान क्या होता है तो आपको बताना है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे उत्तरदायित्व कारक किसे माना जाता है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी, आंशिक परावर्तन, सूर्य पतन, या फिर सौर विकिरण। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर तापमान के वितरण को जो है सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य पतन। तो सूर्य पतन जो है पृथ्वी पर तापमान के वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला है, पेरिया पूर्णम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी साथी आंसर कीजिएगा, पेरिया पूर्णम के विषय में जो है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में जानकारी देता है, या फिर यह साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देता है, या फिर यह राजाओं की नीतियों के बारे में जानकारी देता है, या फिर यह विद्वानों और कवियों के बारे में जानकारी देता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यह साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में जानकारी देता है। तो आपको याद रखना है पेरिया पूर्णम किसके बारे में जानकारी देता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। तो ऑप्शन बी चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान है।
अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र या फिर उपरोक्त सभी। तो बताइए भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आप सभी को याद रखना है कि भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कहाँ कहाँ होता है? अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर हिमालयी क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिकंदर के हमले के समय भारत पर किस राजवंश का शासन था? मौर्य वंश, पाल वंश, चोल वंश या फिर नंद वंश? तो आंसर कीजिएगा, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश का। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में उन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया था। साथ ही याद रखिएगा कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय किसका शासन था? तो उस समय जो है घनानंद का शासन था। और साथ ही यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको एग्जाम में पूछे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको बताना है घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल किया गया है। तो आप सभी को बताना है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो है कौन कौन से विषय शामिल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। तो आप इस सभी को याद रखना है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र, इन सभी विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके रखना एक सामान्य प्रथा थी? भीमबेटका, चैतुरगढ़, इनामगढ़ या फिर मेहरगढ़? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस स्थान पर जो है मृतकों को उत्तर की ओर सिर करके रखना जो है एक सामान्य प्रथा थी? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनाम गांव में। और ये कहाँ स्थित है? तो इनाम गांव जो है महाराष्ट्र में स्थित है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? तो आंसर कीजिएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश को, भूमध्य सागरीय, सवाना क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग रूढ़िवादी धारणाएं हैं? तो सभी साथी आंसर कीजिएगा, इन सभी में से कौन सी रूढ़िवादी धारणाएं हैं? महिलाएं फैशन परस्त होती है, या फिर महिलाएं बहुत भावुक होती है, या फिर महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आंसर कीजिएगा सभी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिएगा, जोरवे संस्कृति कहाँ का केंद्र था? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, सिक्किम? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोरवे संस्कृति कहाँ का केंद्र था? तो सर हम जब भी बात करें जोरवे संस्कृति की तो इसका राइट आंसर चला जाएगा महाराष्ट्र के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला है, मध्यकालीन असम में पाइक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो आप सभी को बताना है कि मध्यकालीन असम में जो है पाइक शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? पूंजीपति वर्ग के लिए, या फिर बलात् मजदूर, या फिर सैन्य वर्ग, या फिर भूमिहीन कृषक के लिए? तो आंसर कीजिए सभी, पाइक शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बलात् मजदूर, यानी जितने भी जबरदस्ती के मजदूर होते थे उनके लिए जो है पाइक शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन बी चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला है, नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दिया है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। कारण दिया है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें कथन की, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में होता है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहता है, तो कथन जो है सही हो जाएगा। और वही बात करें कारण की, तो पश्चिम जो है कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, जो कि सही है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। जुलू क्या है? तो जुलू क्या है? दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति, या फिर उत्तरी अफ्रीका की एक पशु, या फिर दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा, या फिर उत्तरी अमेरिका की एक परंपरागत नृत्य। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जब भी हम बात करें जुलू की, तो जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका की एक जनजाति है। तो ऑप्शन ए चला जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण जो है सर्वप्रथम किस राज्य ने किया था? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने। तो याद रखिएगा सभी, पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण जो है सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान ने। और कब किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को जो है इसका निर्माण किया गया था। और वहीं अगर पूछे कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करें। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं किया गया कहलाता है। तो बताइए सभी, वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका अभी तक उपयोग नहीं किया गया, तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? मूल्यवान संसाधन, संभावित संसाधन, या फिर परंपरागत संसाधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संभावित संसाधन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में सहायक होती है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों के संचरण में सहायक होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल या फिर आयन मंडल। तो आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयन मंडल। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा सभी कि पृथ्वी से जितने भी रेडियो तरंगे प्रसारित होती है वो आयन मंडल से टकराने के बाद जो है पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, जिसके कारण जो है दूरसंचार संभव हो पाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन डी चला जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 रहा आपकी स्क्रीन पर। पंचशील पर निम्न में से किसके हस्ताक्षर हुए थे? तो सभी साथी आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंचशील पर किसके किसके हस्ताक्षर हुए थे? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के मध्य, या फिर नेहरू और चो एन लाई के मध्य, या फिर सरदार पटेल और जिन्ना के मध्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पंचशील पर जो हस्ताक्षर हुए थे वे हैं नेहरू जी और चो एन लाई के मध्य। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि नेहरू जी और चो एन लाई के मध्य जो है पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो यदि आपको एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछे तो आपको बताना है 29 अप्रैल 1954 को जो है नेहरू जी और चो एन लाई के मध्य पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये सभी आपको याद रखना है।